अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हो? आवाज़ सही आ रही है सबको? चलो जी, वेरी गुड। चलो भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जितनी भी हमारी कल लास्ट क्लास में डिस्कशन थी वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से थी। आपने जो असल में बात याद रखनी है ना, वो अब ये बात याद रखनी है कि जो एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस में प्लस करते हैं इंक्रीज इन अलाउंस, और एक्सपेंस में से माइनस करते हैं जो डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस होता है। जो डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस होता है उसमें ऐड होता है इंक्रीज इन अलाउंस, और माइनस होता है डिक्रीज इन अलाउंस। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मुझे अब बताना जल्दी से, ए बी सी, क्लोजिंग अलाउंस, ओपनिंग अलाउंस। कौन बताएगा जी? हाँ भाई, जिस पे 10 आता है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 बचे ही नहीं। 10। ज़रा आप बताएं, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ज़रा फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए, कौन है अगला? तलहा, तुम बताओ, तुम्हें आवाज़ आ रही है? तलहा, जी सर, आवाज आ रही है। क्या हाल है? खैरियत से हो? जी सर। अच्छा। ये बताओ मुझे, ठीक है तलहा, कि जी। तुम आए थे लास्ट क्लास में? सैटरडे वाले दिन। हाँ हाँ जी। हाँ। जी। मुझे ये बताओ, डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस कितना है? ए, अगर हम एग्जांपल ए में देखें तो डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस कितना आना चाहिए? ए में हाँ। एडमिन का से 180 सर। 180? यस सर। क्यों?
सर ये डाउटफुल एक्सपेंस ईयर टू ईयर मैटर करता है, मतलब पिछला ऐड नहीं करते। हम्म। सो क्लोजिंग 20 आएगा। 100, जी। 20 एक्सपेंस आएगा। 20 आएगा। देखो है ना, यहाँ पे इस सिचुएशन में 100 - 80, ये 20 क्या है, ये इंक्रीज है, जी सर। ये इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, +20 आ रहा है ना, तो हम कहेंगे यस। एक्सपेंस भी जो है ना वो इंक्रीज होगा 20 से। यस दूसरे सर। केस में क्या करेंगे, 120 - 150, -30 आएगा। यस सर। तो डिक्रीज आ। एक्सपेंस क्या होगा, -30 होगा। यस सर। एक्सपेंस कम करेंगे ना, डिक्रीज इन अलाउंस की वजह से यस 30 का डिक्रीज आया अलाउंस में, तो 30 से एक्सपेंस क्या होगा, कम होगा। क्रेडिट हो जाएगा। जी सर। ठीक है, 80 - 90 क्या होता है, -10 हो जाएगा। -10। एक्सपेंस में कमी आएगी 10 से। यस सर। अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं कि बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस अगर किसी ने निकालना है, वो क्या करे, बैड डेट्स में ऐड करे क्लोजिंग अलाउंस, लेस करे ओपनिंग अलाउंस, और लेस करे बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये बात ठीक है, या मैं ऐसे कह देता हूँ, बैड एंड डाउट, हाँ यस सर। ठीक है, ये बात भी ठीक है ना। दो चीजें ऐड कर दो, बैड एंड डाउटफुल डेट्स अगर टोटल निकालना है तो दो चीजें ऐड कर दो, दो चीजें माइनस कर दो, इंक्रीज डिक्रीज खुद ही एडजस्ट होता रहेगा। इंक्रीज डिक्रीज खुद ही देखो, क्लोजिंग अलाउंस अगर ओपनिंग अलाउंस से ज्यादा होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, नेट ऑफ हो गया, इंक्रीज एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। और अगर ओपनिंग अलाउंस क्लोजिंग अलाउंस से ज्यादा होगा तो आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा और नेट इम्पैक्ट माइनस हो जाएगा एक्सपेंस में से। तो क्या ख्याल है, ये फॉर्मेट हम कह सकते हैं कि अगर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस निकालना है तो दो चीजें ऐड कर देते हैं और दो चीजें लेस कर देते हैं, बैड डेट्स और क्लोजिंग अलाउंस ऐड कर देंगे और ओपनिंग अलाउंस और बैड डेट्स रिकवर्ड लेस कर देंगे। ये समझ आ रही है तुम्हें बात। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, वेरी गुड। और जो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, नेट ट्रेड रिसीवेबल्स जो हमने इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखने हैं, वो कैसे आएंगे, ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग अलाउंस, उसमें से हम क्लोजिंग अलाउंस लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अब आपने एक बात नोट की है कि क्लोजिंग अलाउंस दो बार आता है, डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस में ऐड होता है और नेट ट्रेड रिसीवर्स निकालने के लिए रिसीवर्स में से माइनस करते हैं, और ओपनिंग अलाउंस सिर्फ एक बार आता है। ओपनिंग अलाउंस और बैड डेट्स रिकवर्ड की देखो सिर्फ एक बार आता है, और ये लेस करना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस निकालते हैं बस। फॉलो कर रहे हो, क्लोजिंग अलाउंस दो बार और बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस निकालने के लिए सिर्फ ओपनिंग अलाउंस क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो कुछ जो रट्टे वाले बच्चे होते हैं उनको मैं आसानी से याद रखवा देता हूँ, लास्ट क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं समझ आया उस क्लास में, मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बार दोबारा लो, क्योंकि उसमें मैंने सारी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आएगी उस बात की। और अब मैंने इसको, उस कॉन्सेप्ट को सिंपल बना दिया कि भाई इंक्रीज है या डिक्रीज है, अगर क्लोजिंग ऐड करके ओपनिंग माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली इंपैक्ट चला जाएगा एक्सपेंस में, ताकि एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त हमारी स्पीड डेवलप हो जाए। तो अब इस फॉर्मेट को याद रखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे नोट्स में भी हमें यही बात बताई जा रही है। देखो, वो कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में क्या करना है, क्लोजिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की दो ट्रीटमेंट्स आप बच्चे याद रखो, ऐड करना है बैड डेट्स एक्सपेंस में एसओसीआई में, और बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस, जब भी बैड डेट्स एक्सपेंस लिखा हुआ है ये बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस दोनों की बात हो रही है, और डिडक्ट करना है फ्रॉम ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स टू अराइव एट नेट ट्रेड रिसीवेबल्स इन एसओएफ। ठीक है, और ओपनिंग अलाउंस को सिर्फ एक बार याद रखना, डिडक्ट कर देना फ्रॉम बैड डेट्स एक्सपेंस इन एसओसीआई, इसको बैड डेट्स एक्सपेंस जो एसओसीआई में होता है उसमें से डिडक्ट कर देना है। ठीक है, अब हम करते हैं एमसीक्यूज।
अच्छा, आप देखो, एक एमसीक्यू है हमारे पास। Now, opening balance of allowance for doubtful debts is rupees 1,000, whereas the closing balance of receivables account is 1 lakh. What amount of allowance for doubtful debts should be charged to statement of comprehensive income? क्या डाउटफुल डेट्स की अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चार्ज होगी यूजिंग अ 5% अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड? अब फॉर्मेट आपको पता है डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस कैसे आता है। ये फॉर्मेट आप एक याद रखें, ये आपका हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, बैड हैंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस का फॉर्मेट। ठीक है, और इसमें अब आपने चीजें पुट करनी है। ठीक है, अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 है। ये ओपनिंग बैलेंस 1,000 लेस कर देना है, और क्लोजिंग बैलेंस है रिसीवर्स अकाउंट का 1,000, 5% अलाउंस फॉर डाउटफुल फॉर द करंट। तो आपको याद है हमेशा हम क्लोजिंग अलाउंस ही कैलकुलेट किया करते थे, याद है ना। तो ये रिसीवर्स अकाउंट है 100,000, और क्लोजिंग अलाउंस है उसका 5%। तो ये 5,000 आ गया। हमने क्लोजिंग अलाउंस लिखा 5,000। अभी बैड डेट्स कवर नहीं है क्वेश्चन में। कितना जी डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस आ गया एसओसीआई में? ये एसओसीआई का बताता है ना। एसओसीआई में कितना आ गया? 5 माइनस। वैसे भी आपको पता चल रहा है पिछले साल 1,000 था, इस साल 5,000 हो गया, तो इंक्रीज कितने का आया? 4,000 का। तो 4,000 एक्सपेंस बना फॉर्मेट में पुट किया, एक्सपेंस एक्सपेंस ऑटोमेटिकली क्या आ गया? 4,000 आ गया। कोई शक इस क्वेश्चन में? कोई कंफ्यूजन? कोई मसला? हाँ भाई। चले, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा है, तो ये कर लेते हैं। ये देखो, एट 31st December an entity receivables totaled 6 lakhs, and an allowance for the bad and doubtful debts of rupees 60,000 had been brought down from the last year. Last year के जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये क्या बन जाएगी? ये जो 60,000 है, ये क्या है? याद रखना बच्चों, ये ओपनिंग अलाउंस है। ये ओपनिंग अलाउंस है, यानी कि पिछले साल का अलाउंस है। It was decided to write off the debts totaling rupees 25,000. It was decided, इसका मतलब है रिसीवर्स के बैलेंस में से ये जो है रिसीवर्स आर नॉट येट डिडक्टेड। इसमें से रिसीवेबल्स आर बैड डेट्स आर नॉट येट डिडक्टेड। इसमें से बैड डेट्स आर नॉट डिडक्टेड। और वैसे बहरहाल बैड डेट्स आपके पास कितने हैं? 25,000 के। एंड टू एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 10% ऑफ द रिसीवेबल। और अलाउंस फॉर रिसीवेबल आपने एडजस्ट करना है एट 10% ऑफ द रिसीवेबल। तो क्लोजिंग अलाउंस के लिए वो आपको वर्किंग बता रहे हैं कि आपने कैसे निकालना है। एट व्हाट अमाउंट रिसीवेबल्स आर टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रिसीवेबल्स किस अमाउंट पर फाइनेंशियल पोजीशन में शो होने चाहिए? ठीक है जी, रिसीवेबल्स शो होने चाहिए हमारे पास, उसके लिए ये वाली वर्किंग है। रिसीवर्स हमारे ग्रॉस ट्रेड रिसीवर्स पे शो होने चाहिए। ठीक है, अब ग्रॉस ट्रेड रिसीवर्स पहले निकालने हैं आपको। ठीक है, तो ग्रॉस ट्रेड रिसीवर्स के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं जी, वर्किंग वन बनाते हैं, ग्रॉस ट्रेड रिसीवर्स फाइंड करते हैं। ग्रॉस ट्रेड रिसीवर्स कैसे आएंगे? जो ट्रेड रिसीवर्स गिवन है
उसमें से लेस कर लेंगे बैड डेट्स जो कि माइनस नहीं हुए हुए थे। ट्रेड रिसीवर्स गिवन है 6 लाख के और बैड डेट्स हमारे पास आ रहे हैं 25,000 के। तो ये हमारे पास 575,000 आ गए। ठीक है जी। तो बहरहाल ग्रॉस ट्रेड रिसीवर्स आ गए हमारे पास 575,000। क्लोजिंग अलाउंस चाहिए, वर्किंग टू बना लेते हैं। वर्किंग टू क्लोजिंग अलाउंस कैसे आता है? क्लोजिंग अलाउंस इक्वल्स टू ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ द अलाउंस। तो 575,000 का 10% 57,500। ठीक है, 57,500। अब आपके पास आंसर आ जाएगा नेट ट्रेड रिसीवेबल्स क्या आते हैं जी। जी नेट ट्रेड रिसीवेबल्स क्या आते हैं, कौन बताएगा? 517,500। तो कुछ आइडिया हुआ है, कुछ समझ आई है बात आपको? ओपनिंग अलाउंस का कोई काम नहीं था इधर। ठीक है, नेट ट्रेड रिसीवर्स जब आपने एसओएफपी वाले लिखने हैं तो ओपनिंग अलाउंस का कोई काम नहीं होता, याद रखिएगा। ओपनिंग अलाउंस का काम है सिर्फ और सिर्फ बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस के अंदर। नेट ट्रेड रिसीवर्स जब आपने लिखे हैं ना एसओएफपी में कितने, तो ओपनिंग अलाउंस का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चले और ट्राई करते हैं। इसका ये देखो बी आंसर था 575। चलो ये ट्राई कर लेते हैं, 13 ट्राई कर लेते हैं। At 30th September 2012, 30th September 2012, entities allowance for receivables amounting to rupees 38,000। ठीक है, अलाउंस फॉर रिसीवर्स तुम लोगों को पता है क्या है? At 30th September 2013, receivables totaled 868,500. It was decided to write off 28,500 of debts as irrecoverable, and based on past experience, to keep the allowance for receivables at 5% of the receivables। और past experience के base पे allowance for receivables 5% of the receivables पे रख दें। What should be the charge in the statement of comprehensive income for the year ended 30th September 2013? अब हमारा रेलिवेंट ईयर क्या है? 30th September 2013। तो जो 30th September 12 को अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स है ये क्या बन गए फिर हमारे, अगर ईयर एंड 30th September 13 है तो ये उस पर्सपेक्टिव से ओपनिंग अलाउंस बन गया। सही है। अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि कितने, व्हाट शुड बी द चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एसओसीआई में बैड डेट्स एंड द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का क्या चार्ज होना चाहिए। इसका हमारे पास एक सिंपल सा परफॉर्म है, ये हम कॉपी कर लेते हैं। एसओसीआई में बैड डेट्स कितने जाने हैं और इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, 30 सितंबर अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स एंड 38,000। सबसे पहले इस 38,000 को लिखते हैं, ओपनिंग अलाउंस 38,000 और ये लेस होगा, बैड डेट्स रिकवर नहीं है क्वेश्चन में। रिसीवर्स हैं 868,500 के, इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 28,500, तो बैड डेट्स आ गए 28,500 एंड टू कीप द अलाउंस फॉर रिसीवर एट 5% ऑफ द रिसीवर्स। अब आपने क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट करना है। अब क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रॉस ट्रेड रिसीवर्स चाहिए। ग्रॉस रिसीवर्स कैसे आएंगे, मैं आपके पास सामने वर्किंग बना देता हूँ, वर्किंग बना लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स इन क्वेश्चन,
क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे पास 868,500, उसमें से लेस करने हैं हमने बैड डेट्स नॉट येट डिडक्टेड। जो बैड डेट्स अभी तक रिसीवेबल्स में से माइनस नहीं हुए वे, वो कितने थे हमारे पास, वो कितने थे हमारे पास 28,500। 28,500 वो माइनस होंगे, हमारे पास आ जाएंगे जनाब ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स 840,000। वेरी गुड। अब इसके ऊपर आप परसेंटेज अप्लाई करते हैं, कितना 5%, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स 5% रखना है। तो हमारे पास आ गया जी फाइनली क्लोजिंग अलाउंस 42,000। यहाँ क्लोजिंग अलाउंस 42,000 लिख लेंगे। अब देखो 42 और 38 जब आप ऐड करोगे, क्लोजिंग लेस करोगे ओपनिंग, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस एक्सपेंस में एडजस्ट हो जाएगा। तो अब बताओ भाई क्या आंसर आता है इसका। 32,500। 32,500 इसका आंसर डी है। चलिए। अच्छा ये देख लो जाते जाते। हम्म, Hamza has following information available for his business for the year ended 31st December 2017. Opening allows for doubtful debts, bad debts written off during the year, bad debts recovered, closing receivables, closing allows for doubtful debts. What is the net charge for bad and doubtful debt for statement of comprehensive income? देख लेते हैं भाई क्या है इसमें, क्या मुश्किल है। वही वर्किंग कॉपी की जो आपने अपने दिमागों में सेव कर ली होगी अब तक, मुझे उम्मीद है। उसमें फॉर्मेट में आपने सारी चीजें लिख दी। बैड डेट्स आपके पास हैं 3,000। उसके बाद आपके पास क्लोजिंग अलाउंस अभी फाइंड करना है, ओपनिंग अलाउंस आपके पास 5,000 है, माइनस हो जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड है 1,500 के। भाई पता चल रहा है ना कहाँ से देख रहा हूँ। ये 1,500 बैड डेट्स रिकवर्ड, 5,000 बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 3,000, क्लोजिंग रिसीवेबल्स आपके पास 90,000 है और 5% आपके पास अलाउंस है। अब मुझे कौन बताएगा कि ये वाले बैड डेट्स रिसीवेबल्स में से माइनस करेंगे फिर ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे, या ये जो गिवन है क्वेश्चन में वही ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स है, कौन बताएगा। क्या हम ऑलरेडी डिडक्टेड, कैसे पता चला, उन्होंने लिखा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ऑलरेडी डिडक्टेड है। अच्छा चलो इस वर्किंग को अगर कंप्लीट भी कर लें तो हम इस वर्किंग को ऐसे कर सकते हैं कंप्लीट कि हम कहते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन इन क्वेश्चन कितने, 90,000। कोई भी ऐसा बैड डेट नहीं है जो अभी डिडक्ट होना है, इसलिए ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स में 90,000 आ गए, और ग्रॉस ट्रेड 90,000 का 5% आ गया जी 4,500। क्लोजिंग अलाउंस आ गया 4,500, आप लिख लें। आंसर आप निकाल लेंगे क्या आता है कि 3,000 प्लस 4,500 माइनस 5,000 माइनस 1,500, 1,000। ये 1,000 हम यहाँ लिखते हैं, रुपीज 1,000। ये आसान है। इस तरह ये सारे बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा 26 करा देता हूँ, इसका आंसर गालिबन गलत है।
ये देखो, ये वाली बात, what should be the charge in statement of profit or loss for the year ended 30 September 23? तो बैड एंड आउटफुट डेट्स एक्सपेंस ये वाली वर्किंग कॉपी होगी। अच्छा अच्छा। कहते हैं 30 September 22 एन एनटीटी अलाउंस फॉर रिसीवर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 38,000। हमसे पूछा हुआ है व्हाट शुड बी द चार्ज ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट ईयर एंड 30 September 23। तो ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल जो है ये हमारे पास ओपनिंग अलाउंस है, इसका मतलब है 38,000 का, विच वॉज 5% ऑफ द रिसीवेबल्स ऑन दैट डेट। तो होता रहे भाई, कभी कभार एग्जामिनर ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता है आपको क्वेश्चन में जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं होती, मतलब उसका इस्तेमाल कोई नहीं होता, बस दे देते, ठीक है अच्छी बात है। एट थर्ड, और ये बच्चा वही बच्चा आइडेंटिफाई करता है इस चीज को जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। At 30 September 23, receivables totaled 868,500। 30 September 23, yes, जो हमारा क्लोजिंग डेट है, उस दिन रिसीवेबल्स कितने, 868,500। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ रुपीज 28,500। इसका मतलब है 868,500 में से 28,500 माइनस नहीं हुए वे, क्योंकि इट वॉज डिसाइडेड का वर्ड आ गया। 868,500 में से ये 28,500 माइनस नहीं हुए वे। And to keep the allowance for receivable at 500 receivables, what should be the charge and statement of profit loss for the year ended 30 September 2023? अब मैं ऐसे कहूंगा ओपनिंग अलाउंस आ गया 38,000 का, वो लिख लिया, और बैड डेट्स उन्होंने डिसाइड किया 28,500 के, रिकॉर्ड करते हैं। क्लोजिंग अलाउंस के लिए ये वाली वर्किंग बना लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्वेश्चन में गिवन है 868,500। बैड डेट्स नॉट येट डिडक्टेड है हमारे पास 28,500। ये हमारे पास आंसर आ गया 840,000 का। और ये रिपीट तो नहीं हुआ एमसीक्यू, इंटू 5%, 4200। 4200 हमने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर आना है, 42,000, 42,000 हमने ऊपर लिख दिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आता है? 32,500। ठीक है जी, इसका आंसर डी है। तो यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला? चलो अगली चीज सीखते हैं। सर इसमें गलती की है एक, यहाँ पे 4200 आना है, मैंने पहले भी लिखा था ऊपर। 840,000 का 5% 4200 है। जी जी, ये तो हाफ हो गया, 50% हो गया ना 42,000 तो। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, नहीं नहीं, क्या हो गया, हाफ कैसे हुआ 50%? ये आपने 50% कर दिया, नहीं एक मिनट। 840,000 है, ठीक फोर है ट्वेंटी सर, थाउजेंड होना था। सॉरी सॉरी, मैंने इधर अपने कैलकुलेटर में ना वो 84 लिख दिया। ठीक। 42,000 में चैलेंज गुड। अब अगले एरिया पे चलते हैं। यार अभी तक ना, हम जो एजम्पशन ले रहे हैं ना, हम एजम्पशन लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे क्लोजिंग रिसीवेबल्स हैं, हमारे क्लोजिंग रिसीवेबल्स हैं लेट्स सपोज 10,000। हम कहते हैं यार इनमें से 10% क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। अब ये क्लोजिंग रिसीवेबल्स जो होते हैं ना, इसमें मल्टीपल पार्टीज हो सकती हैं, इसमें मल्टीपल पार्टीज हो सकती है ना, मल्टीपल पार्टीज हो सकती है, मगर हमने ये नहीं किया
कि हम उसमें से एक एक पार्टी को देखें और कहें कि यार ये कितना डाउटफुल है, ये कितना डाउटफुल है, फलाना कितना डाउटफुल है, दूसरा बंदा कितना डाउटफुल है। हमने क्या किया, हमने कंबाइंड एक क्लोजिंग रिसीवर्स लिए और हमने कह दिया कि यार सिंपल सी बात है कि ये सारे रिसीवर्स 10% क्या है, डाउटफुल है। आ रही है बात समझ? हम अभी तक यही करते आए हैं कि हम एक रिसीवर्स के स्पेसिफिकली किसी पार्टी को देखने की बजाय हम जनरली क्या करते हैं कि रिसीवर्स का टोटल लेते हैं और हम कहते हैं इस टोटल में से 5%, 4%, 10%, 7% क्या है, डाउटफुल है। ऐसे अलाउंस जिसके अंदर आप स्पेसिफिकली किसी रिसीवर्स को हाईलाइट नहीं करते हैं, इसको कहते हैं जनरल अलाउंस। इसे कहते हैं जनरल अलाउंस। ठीक है। और अगर आप किसी रिसीवर्स को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर लें तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक अलाउंस। ठीक है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक अलाउंस। मगर अब मैं ये बात आपको थोड़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ट्रेड रिसीवर्स है ना, हमारे पास ट्रेड रिसीवर्स हैं ए, बी, सी, डी। ए से 100 रुपये लेना है, बी से 100 रुपये लेना है, सी से 100 रुपये लेना है, डी से 100 रुपये लेना है। टोटल रिसीवर्स आ गए हमारे पास, टोटल ट्रेड रिसीवर्स आ गए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 400 रुपये। हम कहते हैं 10% क्या है, डाउटफुल है। अभी तक यही कह रहे थे ना, हम कहते हैं 10% क्या है, डाउटफुल है। हमने 10% डाउटफुल लिया, जनरल रेट लगाया, तो हमारे पास 40 आया अलाउंस। ठीक है, इस 40 के जो अलाउंस जो अभी तक हम निकाल रहे थे, इसकी है तो क्लोजिंग अलाउंस, मगर इसे कहते हैं जनरल अलाउंस। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हम कोई एक पार्टी हाईलाइट नहीं करते, हम टोटल रिसीवर्स पे भी जब भी रेट लगाएंगे पार्टीज को स्पेसिफिकली हाईलाइट किए बगैर, तो जो हमारे पास अलाउंस होगा उसे कहेंगे हम जनरल अलाउंस। उस अलाउंस को हम कहेंगे जनरल अलाउंस। अगर हम किसी पार्टी को स्पेसिफिकली हाईलाइट करेंगे तो उस पे हम कहेंगे कि वो क्या है, स्पेसिफिक अलाउंस। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैं लेता था 4 लाख पे 10%, ये मेरे पास आ जाता था 40। ठीक है, ये जो 40 है ये क्या था, जनरल अलाउंस था। इस 40 को कहते हैं जनरल अलाउंस। एक दफा क्या हुआ, मैं ऐसे जनरल अलाउंस बना रहा था, मुझे एक उड़ती उड़ती खबर मिली, मुझे एक उड़ती उड़ती खबर मिली कि हुआ ये है कि ये जो मिस्टर ए है, ये जो मिस्टर ए है जिससे हमने 100 रुपया रिसीव करना है, जिससे हमने 100 रुपया रिसीव करना है, मिस्टर ए है जिससे हमने 100 रुपये रिसीव करना है, ये एक खबर मिली, एक हमें न्यूज मिली कि ये बंदा बैंकरप्ट हो गया। अब मुझे बताओ, पहले हमारा शक था हर बंदे पे 10%। मिस्टर ए के बारे में जब आपको एक ऐसी न्यूज मिलेगी, मिस्टर ए के बारे में जब आपको ऐसी न्यूज मिलेगी कि ये बैंकरप्ट हो गया है, तो क्या इस बंदे के ऊपर शक आपका ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा? आपका शक इस बंदे पे ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा? आपको ये बाकियों से ज्यादा डाउटफुल लगेगा कि नहीं लगेगा? अब आप क्या करोगे, मिस्टर ए को हाईलाइट करोगे, मिस्टर ए को हाईलाइट करोगे। मिस्टर ए को हाईलाइट ऐसे करते हो, आप कहते हो नहीं भाई, आप सारे 10% डाउटफुल नहीं है, मिस्टर ए मेरा 90% लेट सपोज डाउटफुल हो गया। तो मिस्टर ए के ऊपर अब आप अलाउंस बना रहे हो, मिस्टर ए के डेट पे आप अलाउंस बना रहे हो कितना, 90 का। और बाकी कितने बचे, 300 बचे। इन पे आप अलाउंस उतना अपना पुरानी रूटीन के मुताबिक बना रहे हो 10%, जो कि आ गया 30 का। अब आपके पास अलाउंस टोटल आया 90 + 30, 90 + 30, ये आपके पास लेट सपोज अलाउंस आ गया टोटल रिसीवर्स पे 120 का। अब ये जो 90 का अलाउंस है ना, इसे कहेंगे स्पेसिफिक अलाउंस, क्योंकि इसमें आपने एक स्पेसिफिक पार्टी को टारगेट किया, स्पेसिफिक पार्टी के ऊपर आपका शक ज्यादा पड़ा, आपने उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रेट से अलाउंस क्रिएट किया, जिसकी वजह से जो अलाउंस आपके पास आया उसे आप कहोगे स्पेसिफिक अलाउंस, क्योंकि उसको आपने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया।
बाकी जो बकाया पार्टीज थी उनको आपने स्पेसिफिकली हाईलाइट नहीं किया, उनके ऊपर जो रेट अप्लाई हुआ और उनके ऊपर जो अलाउंस आया उन्हें आप क्या कहोगे, जनरल अलाउंस। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे ना पहले, या अभी जो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें हम किसी भी पार्टी को स्पेसिफिकली हाईलाइट करने के बजाय हम ओवरऑल रिसीवर्स को कह रहे थे वो इतने डाउटफुल हैं। मगर अगर हम उन ओवरऑल रिसीवर्स में से कुछ पार्टीज अगर हमें ज्यादा डाउटफुल लगे और उनके ऊपर हम आम रिसीवर्स की निस्बत ज्यादा रेट लगा दें अलाउंस निकालने के लिए, तो उससे जो अलाउंस आता है उसे कहते हैं स्पेसिफिक अलाउंस। और बकाया रिसीवर्स में जो अलाउंस आ रहा होता है उससे क्या कहते हैं, जनरल अलाउंस। कुछ बात समझ आई है हल्की फुल्की? चलो, स्पेसिफिक डेटर्स या रिसीवेबल्स, जनरल डेटर्स या रिसीवेबल्स, स्पेसिफिक प्रोविजन या अलाउंस, जनरल प्रोविजन या अलाउंस, ये चार चीजें हैं अब हमने पढ़नी है, अंडरस्टैंड करनी है। जनरल एंड स्पेसिफिक अलाउंस। स्पेसिफिक डेटर्स, डेटर्स को रिसीवेबल्स भी कहते हैं। स्पेसिफिक रिसीवेबल्स और जनरल रिसीवेबल्स, पहले इन दोनों में फर्क समझ लो। स्पेसिफिक रिसीवेबल्स वो स्पेसिफिक कस्टमर्स होते हैं विच आर कंसीडर्ड डाउटफुल। स्पेसिफिक रिसीवेबल्स वो स्पेसिफिक कस्टमर्स होते हैं विच आर कंसीडर्ड डाउटफुल। ठीक है, जैसे अभी हमारी एक एग्जांपल थी ना, ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या सीन है हमारा। ये देखो, ये जो एग्जांपल मैंने अभी बनाई है, स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक रिसीवेबल्स, ये जो दीज आर स्पेसिफिक कस्टमर्स विच आर कंसीडर्ड डाउटफुल। ये जो मिस्टर ए था ना, ये स्पेसिफिक रिसीवेबल था। मिस्टर ए जो था ना, ये स्पेसिफिक रिसीवेबल था 100 रुपए का। और जनरल डेटर्स या जनरल रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ऑल डेटर्स एक्सेप्ट स्पेसिफिक डेटर्स आर जनरल डेटर्स। और स्पेसिफिक डेटर्स के अलावा जितने डेटर्स होंगे या रिसीवेबल्स होंगे, रिसीवेबल्स को डेटर्स भी कहा जाता है, वो सारे क्या हो जाएंगे, जनरल डेटर्स हो जाएंगे। तो यानी कि बी सी डी क्या थे, जनरल डेटर्स। तो ये आते कैसे हैं, टोटल डेटर्स माइनस स्पेसिफिक डेटर। टोटल डेटर्स आपके कितने थे, 400। इस 400 में से अगर आप माइनस कर दो स्पेसिफिक डेटर्स जो कि 100 के हैं, वो माइनस कर दो, तो आपके पास कितने बच गए, बाकी 300। तो आपके जनरल रिसीवल्स कितने आ गए, 300 के। और आपके पास स्पेसिफिक रिसीवल कितना आ गया, 100 का। जो मिस्टर ए स्पेसिफिकली आपको लग रहा है कि ये ज्यादा डाउटफुल है, तो वो आपका स्पेसिफिक रिसीवेबल बन गया। और बकाया जितने रिसीवेबल्स आपके होंगे उन्हें क्या कहेंगे, जनरल रिसीवेबल्स। उनको जनरल रिसीवेबल्स कहेंगे। अब स्पेसिफिक रिसीवर्स में परसेंटेज ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि ये आपकी नजरों में आ गए। इसके ऊपर आप परसेंटेज अप्लाई करोगे और ये जो 90 रुपीज आंसर आया था, ये आपके पास स्पेसिफिक अलाउंस आ गया, स्पेसिफिक प्रोविजन आ गई। यानी कि स्पेसिफिक प्रोविजन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन स्पेसिफिक डेटर्स। इन स्पेसिफिक डेटर्स के ऊपर जब परसेंटेज अप्लाई की जाएगी तो आपके पास स्पेसिफिक अलाउंस आ जाएगा। और जनरल प्रोविजन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग परसेंटेज ऑफ जनरल प्रोविजन ऑन जनरल डेटर्स। ये जो जनरल डेटर्स हैं 300 के, इसके ऊपर आप जब जनरल प्रोविजन अप्लाई करोगे जो 10% की है, तो आपके पास आंसर जो 30 आ रहा है वो आपके पास क्या होगी, जनरल प्रोविजन, जो जनरल अलाउंस हो गया। तो चार चीजें हैं, चारों में फर्क आना जरूरी है आप सबको। जनरल रिसीवर्स और जनरल प्रोविजन या अलाउंस में आपको फर्क पता होना चाहिए। स्पेसिफिक रिसीवर और स्पेसिफिक अलाउंस के अंदर फर्क होता है, ये सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। एक है रिसीवर्स, उन रिसीवर्स पे जब परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको अलाउंस कहेंगे। इनको पढ़ लो एक दफा और मुझे बताओ कि आप सबको ये बात क्लियर हो गई है जनरल और स्पेसिफिक की। फिर आगे हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करते हैं।
जवाब नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। एक क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह और अच्छी समझ आएगी। चलिए देखो, एग्जांपल नंबर 9 है आपके पास। कैलकुलेट द क्लोजिंग प्रोविजन का मतलब क्लोजिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन 31 December 2020। Following information has been collected from Jamal Traders for the year ended ये 31 December 2023 लिखा है, 31 है। Trade receivables balance on 31 December 20 amounting to rupees 1 million. Specific allowance is required to be made on the following debtors. Following debtors का मतलब following receivables। अब आपके पास टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? 1 लाख के। आपको लग रहा है कि यार ये जो 3 लोग हैं ना, इनके ऊपर स्पेसिफिक अलाउंस बनना चाहिए। यानी कि जो हाशिम है 60,000 का, ये इन पे फुल फुल का मतलब होता है 100%, हाफ पे का मतलब होता है 50%, और फिर कामरान के ऊपर 80%। अब ये जो 3 लोग हैं ना, याद रखना ये बच्चों, ये आपके स्पेसिफिक रिसीवेबल्स हैं। स्पेसिफिक रिसीवेबल्स है। और इनके अलावा जितने रिसीवेबल्स हैं वो सारे के सारे, बोलो ना यार, वो सारे के सारे जनरल रिसीवेबल्स हैं। वो सारे के सारे जनरल रिसीवेबल्स हैं। खामोश ही हो गए हो यार, इतनी मुश्किल बातें तो नहीं है। इलियास क्या ख्याल है? यस सर, समझ रहे हैं अच्छे से। अच्छा चलो। अच्छा चलो, अब ये देखो, अब तुम मुझे एक बात बताओ, टोटल रिसीवर्स कितने हैं? साथ ही रहो चलो, इसका अ, कम्युनिकेशन बेहतर है। ये वन टोटल मिलियन के रिसीवेबल्स हैं। टोटल रिसीवेबल्स हैं 1 मिलियन के। इस जी सर। टोटल 1 मिलियन में से आपने स्पेसिफिकली किन लोगों को हाईलाइट किया है? 3 लोगों स्पेसिफिक को। 3 लोगों को हाईलाइट किया है। वो 3 लोगों कौन कौन है? हाशिम, मुनीब, कामरान। मुनीब और कामरान, ऐसे ही है। जी। हाशिम 60,000, मुनीब जी। 50,000 और कामरान 75,000। फाइव ऐसे ही थाउजेंड है, सही है। जी। टोटल इनका कितना था? 185,000। फाइव। ये जो है ना, ये 185,000 ये स्पेसिफिक रिसीवेबल्स हो गए। जी। 1 लाख में, 1 मिलियन में से 185,000 क्या हो गए? स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिसीवेबल्स। क्योंकि रिसीवेबल्स। इनको आपने स्पेसिफिकली क्या कर लिया? हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा बाकी जितने भी रिसीवेबल्स होंगे उनको हाईलाइट तो नहीं ना किया, तो वो नहीं किया। जनरल होंगे। जनरल, जनरल का जी। मतलब आम, स्पेसिफिक का मतलब खास। कॉमन और जी। प्रॉपर नाउन पढ़ते थे। जी। जी। कुछ प्रॉपर रिसीवर्स जिनको ये नाम आ गए वो प्रॉपर बन गए, और जिनके नाम नहीं लिए वो कॉमन वो रिसीवेबल्स है। कॉमन रह गए। या वो जनरल, कॉमन को जनरल भी कहते हैं, जनरल रिसीवेबल्स। जनरल रिसीवेबल्स कितने आ गए फिर? अब ये कैसे आएंगे? वन वन मिलियन में से मिलियन वन में एटी से। फाइव अगर स्पेसिफिक हैं तो बकाया सारे जनरल होंगे। वो कैसे जी। आएंगे? वो टोटल 1 मिलियन में से माइनस कर देंगे 185,000। और क्या तरीका है? यही तरीका है। जी यही तरीका है। कितने आ गए? 815,000। 815,000। ठीक है। अब 185,000 स्पेसिफिक रिसीवर्स हैं, और 815,000 क्या है? जनरल जनरल रिसीवेबल। रिसीवर्स। आगे यहाँ तक बात समझ? जी समझ आ गई। चले, वेरी गुड। अब इसका एक फॉर्मेट है जो मैं फॉलो करवाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैं ना जनरल रिसीवर्स इधर लिखने की बजाय ना साइड पे लिखने की बजाय मैं इसको नीचे लिखता हूँ। रीजन बता देता हूँ। तो कोई एतराज तो नहीं ना है किसी को?
मैं ऐसे लिख दूं। अच्छा, अब हाशिम पे हमने कितनी प्रोविजन बनाने का सोचा है? 100%। फुल 100%। मुनीब पे बनाने का सोचा है 50%। फिफ्टी और परसेंट कामरान पे बनाने का सोचा है 80%। 80%। और जीटी की पॉलिसी है मेकिंग जनरल प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ डेटर्स। और ये जो जनरल 815 बचे हैं अब हमारे पास, इस पे 5% बनानी है। इस पे 5% बनानी है। अच्छा, अब स्पेसिफिक रिसीवर पे जब रेट लगाएंगे ना, तो आपके पास आएगा स्पेसिफिक अलाउंस। ये 60,000 ही आ गया। 50 का ये हाफ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फाइव थाउजेंड थाउजेंड ये 60,000 आ गया। इन तीनों को ऐड करो, आपके पास स्पेसिफिक अलाउंस आएगा। 60 प्लस 25 प्लस 60, 120, 30, 40, 145,000। और जनरल रिसीवर्स पे जब आपने रेट लगाया तो आपके पास क्या आएगा? जनरल अलाउंस 815 का 5% क्या होता है, जरा बताना। ये 40,750। 40,750। ठीक है, ये आपके पास 40,750 क्या आ गया? जनरल अलाउंस आ गया। जनरल अलाउंस आ गया। टोटल क्लोजिंग अलाउंस कैसे आएगा? टोटल क्लोजिंग अलाउंस कैसे आता है, याद रखना। क्लोजिंग अलाउंस आता है जनरल अलाउंस प्लस स्पेसिफिक अलाउंस, यानी कि 145,000 प्लस 40,715, दोनों को ऐड करोगे तो क्लोजिंग अलाउंस आ जाएगा। ये क्या आता है? 185,750। 185,750। अब मुझे तुमने बताना है कंफ्यूजन कहाँ पे आ रही है। क्या बताना है सर? कंफ्यूजन कहाँ पे आ रही है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। क्लियर हो गए? पक्की बात है? जी। जी सर। और किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे भाई, चैट बॉक्स में बता दे, माइक का म्यूट करके बता दे। अगर किसी को कंफ्यूजन है अभी इस बात पे, इस ये स्पेसिफिक रिसीवर्स, जनरल रिसीवर्स, स्पेसिफिक अलाउंस, जनरल अलाउंस क्या होता है? अच्छा चले, और क्लियर कर देते हैं, और क्लियर कर देते हैं। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, बड़ा मजेदार। हम्म, अच्छा, इसके लिए ना फॉर्मेट एक आप लोग याद रख लो, आप लोगों के लिए आसानी होगी। आप पता क्या किया करो, आप पहले लिखा करो हेडिंग दो स्पेसिफिक रिसीवेबल्स, फिर आप लिखो स्पेसिफिक अलाउंस, फिर आप लिखो जनरल रिसीवेबल्स, फिर आप लिखो जनरल अलाउंस, और फिर आप एंड पे बनाया करो एक टोटल का कॉलम। यानी कि टोटल का कॉलम मतलब स्पेसिफिक और जनरल रिसीवर्स का टोटल, और स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस का टोटल। ठीक है? और क्लोजिंग अलाउंस वो फिगर होगी जो इस साइड पे आ रही होगी, जो मैंने येलो हाईलाइट की। अच्छा, अब बिजनेस एज अ क्लोजिंग रिसीवेबल बैलेंस ऑफ 75,000, तो ये मैं टोटल लिख दूं। इस 75,000 में कुछ स्पेसिफिक होंगे, कुछ जनरल होंगे। It includes one of the account receiver named Ali who is going through financial crisis। इसका मतलब है अली को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया, अली स्पेसिफिक रिसीवेबल बन गया। अली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही कैन पे 75% ऑफ हिज टोटल डेट ऑफ ₹5,000। यानी कि अली का डेट कितना है, अली से रिसीव कितने करने हैं? 5,000। तो जनरल रिसीवर्स कितने हुए? 75,000 टोटल है और उसमें स्पेसिफिक रिसीवर्स 5,000 है, तो जनरल रिसीवर्स कितने हुए? 75,000 में से माइनस कर देंगे ना 5,000, जनरल रिसीवर्स हमारे पास आ गए 70,000 के। ठीक है जी? अच्छा, business has decided to calculate an allowance for doubtful debts at 5%। What is the amount of allowance to be deducted from the receivables in the statement of financial position? कितने अलाउंस की अमाउंट रिसीवर्स में से डिडक्ट होगी? यानी कि उन्होंने पूछा भाई सीधा सीधा बताओ क्लोजिंग अलाउंस क्या है, यानी कि ये वाली फिगर निकालनी है। तो देखो,
5,000 जो अली है, अली हमें कितना पे कर सकता है? 75%। तो कितनी अमाउंट पे नहीं कर सकता? 75,000 वो अमाउंट है, 75% वो अमाउंट है जो पे करेगा। तो जितना पे नहीं करेगा वो डाउटफुल हुआ ना, जो परसेंटेज पे नहीं करेगा वो, यानी कि 25% डाउटफुल है यहाँ। तो अली 25% डाउटफुल है और बाकी की जनरल रिसीवर्स 5% डाउटफुल है। तो ये आपके पास स्पेसिफिक अलाउंस 1250 आ गया। जनरल अलाउंस क्या होता है जी? 5 7 35, 3500 जी। टोटल करें 3 4 45 47, डी आंसर। कुछ समझ आइए? हल्की फुल्की आई हो। चलो ठीक है। ये अच्छा, ये करता हूँ। After writing off bad debts, Rashid has outstanding receivables of rupees 238,750। बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद राशिद के पास आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स कितने हैं? 22,38,750। मुझे बताओ, बैड डेट्स राइट ऑफ हो चुके हैं इसमें से, अभी करने हैं? डन हो गए हैं, वेरी गुड। इसके बाद उसने दो स्पेसिफिक अमाउंट्स आइडेंटिफाई की फॉर विच ही विशेस टू मेक फुल अलाउंस। इसके बाद उसने दो स्पेसिफिक अमाउंट्स हाईलाइट की जिसके लिए वो चाहता है कि भाई फुल अलाउंस क्रिएट कर ले। रुपीज 450 ओइंग बाय सही। फुल अलाउंस का मतलब क्या होता है? फुल अलाउंस का मतलब 100%। 450 owing by Said, 1200 owing by Raja. Rashid also wishes to maintain a general allowance of 5% of outstanding receivables. What amount is shown in Rashid's statement of financial position in respect of receivables? रिसीवेबल्स की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या अमाउंट शो हो? पिछले क्वेश्चन में पूछा था कितनी अमाउंट रिसीवेबल्स में से डिडक्ट होनी चाहिए। ये जो भी पिछला एमसीक्यू किया ना, उसमें लिखा था व्हाट अमाउंट ऑफ अलाउंस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीवेबल्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आंसर क्या था? क्लोजिंग अलाउंस। यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? व्हाट अमाउंट इज शोन इन राशि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल्स। तो आंसर आपका क्लोजिंग अलाउंस नहीं है। अब यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर होगा ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग अलाउंस। तो आपके पास जो आएगा ना नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, वो अब आपका आंसर होगा। सही है। अब उसके लिए आपको वर्किंग बनानी पड़ेगी। ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स तो आपके पास गिवन है 238,750। इसमें से बैड डेट्स आपने खुद ही का माइनस हो चुके हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग अलाउंस है, ये आपको फाइंड करना है। इसके लिए हम एक और वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग नंबर 1। और उसको मैंने आपको तरीका बताया कि भाई कैसे है। स्पेसिफिक रिसीवेबल्स, जनरल रिसीवेबल्स, उसके बाद आप कहेंगे स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस।
ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक रिसीवेबल्स दो है, 450 और 1200, ऐसे ही है। जनरल रिसीवेबल्स नहीं पता, मगर मुझे टोटल रिसीवेबल्स पता है भाई। टोटल कितने हैं? टोटल रिसीवेबल्स हैं 238,750। 238,750। तो जनरल रिसीवेबल्स कितने होंगे? 238,750 माइनस 450 माइनस 1200। क्या आता आंसर? 237,100। ये जनरल रिसीवेबल्स आ गए। 237,100। इन पे फुल अलाउंस बनाना है, 100%, 100%। ये 450, 1200 ही आ गया। और जो जनरल है, ऑल्सो विशेष टू मेंटेन जनरल अलाउंस ऑफ 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग, इन पे 5% बनाना है। 118,555। दो तीनों को ऐड करेंगे, स्पेसिफिक अलाउंस और इसको ऐड करेंगे, तो फिर आपके पास टोटल आ जाएगा 13,505। और ये जो 13,505 है, ये आपका असल में क्लोजिंग अलाउंस है, 13,505। और ये आप क्या करेंगे? लेस करेंगे, ताकि आपके पास नेट ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। 225,245। 225, ये नहीं। चले जी। एक लास्ट एमसीक्यू करते हैं, एक लास्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू 35। उसके बाद आप लोगों की क्लास में एंड कर दूंगा। 36 एमसीक्यूज आप लोगों का होमवर्क है। 36 एमसीक्यूज तक आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों ने देख के आना है, पढ़ के आना है 36 एमसीक्यूज तक। एजिंग एनालिसिस से पीछे पीछे तक सब बच्चों को कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई बात पढ़ के समझ नहीं आती, तो कल क्लास में आप मुझसे पूछ लेना। कोई एमसीक्यू डिस्कस करने है तो कल क्लास में हम पहले चलो डिस्कशन का टाइम रख लेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, फिर हम आगे जाएंगे एजिंग एनालिसिस पे। तो एजिंग एनालिसिस से पीछे तक जितने एमसीक्यूज हैं, ये आपने प्रैक्टिस करके आने हैं। अगर किसी एमसीक्यू की समझ नहीं आती, तो कल क्लास में आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को क्या करना है? रिजॉल्व करना है, सही है। तो 36 एमसीक्यू तक है। 35 में आपको कराता हूँ, 36 आसान है। 35 में आपको एक लास्ट एमसीक्यू कराता हूँ, उसके बाद हम क्लास अपनी एंड कर देंगे। चलिए, पढ़ लें एक बार आप एमसीक्यू, पढ़ लें एक बार, फिर मैं पढ़ता हूँ। एक बार आप पढ़ लें, एक दो बार आप पढ़ लें इसको।
रहमान मुझे ना व्हाट्सएप कर दो, तो मैं रिजॉल्व करवा दूंगा इशू को, ठीक है। उसके ग्रेस मार्क्स वगैरह देख लूंगा मैं एक दफ़ा, फिर उसको ना देख लेंगे। मुझे आप व्हाट्सएप कर दो क्वेश्चन कौन सा था, तो फिर मैं उनको ना कम्युनिकेट कर दूंगा। अच्छा। और टेस्ट वगैरह ठीक जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन या टेस्ट की अगर डिस्कशन करनी हो ना आप लोगों ने, तो आप क्लास के अंदर भी, क्लास के एंड पे भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर टेस्ट में कंफ्यूजन है ये वाली, तो वो हम देख सकते हैं, सही है। और वैसे भी अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। क्योंकि अभी शुरू के टेस्ट हैं तो थोड़े आसान है, तो मैं इसलिए उसको अभी इतना वो कर नहीं रहा कि सेपरेटली उसके लिए टाइम रखें। बट स्टिल अगर आपको लगता है तो यह आपके सबके रिस्पॉन्स के ऊपर है कि अगर डिस्कशन आप लोग कहेंगे, क्योंकि आगे थोड़े टेस्ट मुश्किल आएंगे, तो फिर उस पर हम इंशाल्लाह ऐसे कर लिया करेंगे, या क्लास के एंड पे हम टाइम रख लेंगे, या फिर हम उसको, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, जब मैं देखूंगा ज़्यादा क्वेरीज आ गई तो फिर मैं उसको क्लास के एंड पे देखूंगा, क्लास के अंदर ही शामिल करेंगे उसको। तो अभी ये पहले दूसरे तीसरे टेस्ट हैं, आसान है मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने उनको ऐसा सेपरेटली डिस्कस नहीं किया। अच्छा, तो ठीक है जी, 35 MCQ करते हैं हम। मुल्तान सुल्तान रिसीवेबल ledger account shows a balance at the end of the year of rupees 58,200 before making the following adjustments। 58,200 का बैलेंस है मुल्तान सुल्तान के रिसीवेबल्स लेजर में, बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इसका मतलब है 58,200 में से ये बैड डेट्स माइनस नहीं हुए होंगे, इसको करना पड़ेगा ग्रॉस रिसीवर्स निकालने के लिए। एमएस विशेष टू राइट ऑफ द डेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 89,000 8900 sorry as he believes they are irrecoverable। MS also wishes to make a specific allowance for Lahore calendar debt of 1350 and Islamabad United debt of ₹750। अब उसने कहा कि उसने स्पेसिफिक अलाउंस बनाना है लाहौर कलंदर के डेट का और इस्लामाबाद यूनाइटेड के डेट का, और कहीं नहीं लिखा कि 100% बनाना है, 50% बनाना है, कितना बनाना है, फुल बनाना है, हाफ बनाना है, 10% बनाना है, 20% बनाना है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि 100% ही बनाना है। थर्ड है जी, MS विशेस टू मेंटेन अ जनरल अलाउंस ऑफ 3% ऑफ द ईयर एंड रिसीवेबल बैलेंस, नहीं है असल में, ये है ईयर एंड रिसीवेबल बैलेंस। जो ईयर एंड पे बकाया रिसीवर्स अदर देन स्पेसिफिक जो बचेंगे, हमेशा इसका ये मतलब होता है उसके ऊपर जनरल अलाउंस बनाना है 3%। MS अलाउंस फॉर रिसीवर्स एट द लास्ट ईयर एंड वाज 5650, ये तो क्या बन गया, ओपनिंग अलाउंस हो गया। What is the charge to the statement of profit or loss in respect of the above? Statement of profit or loss में SOCI में क्या जाएगा चार्ज, SOCI में क्या जाता है आपको पता है ना, बैड एंड आउटफुल डेट्स एक्सपेंस, बैड डेट्स उसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग अलाउंस, उसमें से लेस करते हैं ओपनिंग अलाउंस, और उसमें से लेस करते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। और कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी आसानी से हमें पता है, जैसे कि ओपनिंग अलाउंस हमने कितना लेस करना है, 5650, बहुत आसानी से पता था। बैड डेट्स कितने, 8900 है। उसके बाद क्लोजिंग अलाउंस कितना है, इसके लिए जरा भाई तको दो मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए तको दो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्किंग्स बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए पहले हम एक वर्किंग वन बनाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास है 58,200, उसमें से लेस करेंगे बैड डेट्स, ताकि आपके पास क्या आ जाए, ताकि आपके पास बैड डेट्स नॉट येट डिडक्टेड लेस करेंगे, ताकि आपके पास आ जाए ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स। बैड डेट्स लेस हो जाएंगे जी आपके पास 8900 के, तो ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स कितने आते हैं, ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स कितने आते हैं, 49,300। अब इस 49,300 पे रेट नहीं लगा देंगे 5%, अब वो पुराना हो गया काम, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और वर्किंग बनाएंगे, वर्किंग टू क्लोजिंग अलाउंस निकालने के लिए, स्पेसिफिक रिसीवेबल्स, स्पेसिफिक अलाउंस
जो भी बताइए बच्चे। जनरल रिसीवेबल्स, जनरल अलाउंस, और फिर टोटल। ये जो रिसीवेबल्स है ना, ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स, ये आप टोटल में लिखेंगे आप 49,300। अब इस 49,300 में से कुछ स्पेसिफिक है, कुछ जनरल है। उसमें स्पेसिफिक है लाहौर कलंदर 1350 और इस्लामाबाद यूनाइटेड 750। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड 1350 और 750। ठीक है, तो जनरल कितने हो गए? 49,300 में से दो माइनस कर देंगे। 49,300 माइनस 1350 माइनस 750, कितने आ गए जनरल रिसीवर्स? 47,200। 47,200। इस पे कुछ नहीं लिखा था तो 100% बनानी थी। 1350 750 स्पेसिफिक अलाउंस आ गया, और जनरल अलाउंस हमारे पास है 3%, हमें लेना। तो इसका 3% ले लें। 47,200 का 3%, 1416। 1416, तीनों को ऐड कर दें। 1350 प्लस 750 प्लस 1416, 3516। 3516, ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास क्लोजिंग अलाउंस आ गया 3516। अब 8900 में बैड डेट्स में 3516 क्लोजिंग अलाउंस ऐड होगा, ओपनिंग अलाउंस माइनस होगा, और बैड डेट्स रिकवर्ड है ही नहीं तो उसको छोड़ देंगे। क्या आंसर आता है जी? 6766, ये आपका आंसर है। ये नहीं भाई, तसल्ली से देखें और बताएं भाई, कोई कंफ्यूजन। ठीक है भाई, ख्याल रखें अपना, मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।